हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की 10+1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, जिला मंडी। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन। प्यारे बच्चों, कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनी की स्थापना का यह दूसरा चरण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कंपनी की स्थापना के पहले चरण प्रवर्तन के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रवर्तन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं के योग से है जो एक कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने के लिए जरूरी होती है। जब कंपनी अस्तित्व में आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ प्रारंभिक क्रियाएं करना जरूरी होती है। कुछ प्रपत्र या प्रलेख रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करवाने पड़ते हैं। इसके बाद आवश्यक फीस जमा करके समामेलन का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त किया जाता है। एक कंपनी समामेलन के या रजिस्ट्रेशन के बाद ही अस्तित्व में आती है। जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता, उसे वैधानिक दृष्टि से कंपनी नहीं कहा जाता। एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जो विधि है, उसके हमारे पास आगे कुछ भाग हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रारंभिक क्रियाएं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमें कुछ एक प्रारंभिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसमें नंबर 1 पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले यह निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित यानी जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है का मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा। यह निर्णय कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उसी राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड या पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है। जैसा मान लीजिए कि हम हिमाचल प्रदेश में किसी कंपनी का मुख्य कार्यालय स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है हिमाचल प्रदेश में ही होगा। नंबर 2, कंपनी का नाम निश्चित करना, टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नाम का चुनाव करने के लिए आवश्यक है कि नाम निर्धारित करने से पहले रजिस्ट्रार के कार्यालय से इस बात की जानकारी ले ली जाए कि क्या प्रस्तावित नाम का पंजीकरण हो सकता है या नहीं। यदि कंपनी के नाम का चुनाव स्वेच्छा से किया जा सकता है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार यह नाम होना चाहिए। अतः कंपनी का नाम पहले से स्थापित की गई किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो और ना ही उस नाम पर केंद्रीय सरकार को कोई आपत्ति हो। कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना जरूरी होता है। नंबर 3, उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अनुसार या अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना, टू गेट द लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अधिनियम पास किया है और इसमें 1953 में कुछ संशोधन भी किया गया। यदि कंपनी किसी ऐसे उद्योग के बारे में स्थापित की जा रही है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस लेना जरूरी है, तो ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म पर प्रार्थना पत्र भेजना होगा और ऐसा प्रार्थना पत्र केंद्रीय सरकार के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय दिल्ली के सचिव के पास भेजना चाहिए। नंबर 4, आवश्यक नियुक्तियां करना, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट। अभिगोपक, दलाल, बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, अंकेक्षक आदि की नियुक्तियां की जाती है।
तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम तय किए जाते हैं। नंबर 5, प्रमुख प्रलेख तैयार करना, प्रिपेयर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी अंतर नियम तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें छपवाया जाता है। कंपनी पार्षद नियम और अंतर नियम के बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यह कंपनी के प्रमुख प्रलेख हैं। नंबर 6, रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। उपरोक्त ये जो 5 स्टेप्स हमने डिस्कस किए प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, और अगर ये कार्य पूर्ण हो गए हैं तो कंपनी के प्रवर्तक उस राज्य के कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। नंबर 2 है रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। कुछ मुख्य प्रलेख हैं जो एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजने जरूरी होते हैं, जिसमें नंबर 1 है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है। किसी भी कंपनी का समामेलन इस सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। यह अधिनियम के अधीन कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और अधिकारों की सीमा निश्चित करता है। सीमा नियम में आधारभूत बातें होती हैं और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के समामेलन की स्वीकृति दी जाती है। सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में कम से कम 7 और निजी यानी प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा यह प्रलेख हस्ताक्षरित यानी साइंड होना चाहिए। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को कम से कम 1 अंश लेना भी जरूरी है। इस पर आवश्यक स्टैंप लगा होना चाहिए, यानी जो स्टैंप पेपर होते हैं उस पर ये लिखा होना चाहिए। नंबर 2, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख पर भी उन लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम में साइन किए हैं। पार्षद अंतर नियम छपा हुआ होना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं है। यदि वह चाहे तो इसके स्थान पर टेबल ए स्वीकार कर सकती है, और ऐसी दशा में पार्षद सीमा नियम को रजिस्ट्रार के पास भेजते हुए उस पर ये नोट देना होगा कि बिना अंतर नियमों के रजिस्ट्रेशन। नंबर 3, रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना, इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के साथ तथा स्थिति की सूचना भी रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजनी पड़ती है, और यह सूचना अगर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं दी गई है तो रजिस्ट्रेशन के बाद 30 यानी 1 महीने के अंदर अंदर यह सूचना देना आवश्यक होती है। नंबर 4, संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उन व्यक्तियों की सूची रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है जो कंपनी के संचालक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। इस सूची में उन व्यक्तियों के नाम, पता, पेशा और अन्य जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो लिखी होनी जरूरी है। नंबर 5, संचालकों की लिखित सहमति, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। संचालकों की सूची के साथ ही उन व्यक्तियों की जो हम लिस्ट भेज रहे हैं, उन व्यक्तियों की जो कंसेंट है, सहमति है, वो भी निर्धारित फॉर्म पर भेजनी जरूरी होती है, और उसमें ये लिखना जरूरी है कि हम सहमत हैं इस कंपनी के संचालक बनने के लिए। नंबर 6, योग्यता अंशों के संबंध में वचन, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। संचालकों की लिखित सहमति के साथ साथ ही एक दूसरी सूचना भी निर्धारित फॉर्म पर भेजनी पड़ती है, जिसमें संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेने और उनका भुगतान करने का वचन होता है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि योग्यता अंश यानी क्वालिफिकेशन शेयर्स का अभिप्राय उन अंशों से है जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित कंपनी में संचालकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा खरीदे जाने जरूरी होते हैं।
It refers to those shares which under the provision of the act the directors are required to buy, ensuring to have some stake in the proposed company. Number 7, प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। यदि कंपनी की प्रबंध व्यवस्था संचालक, प्रबंध संचालक, मैनेजर, सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा की जाती है तो इन व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो प्रारंभिक अनुबंध है यानी एग्रीमेंट है उसकी एक कॉपी भी कंपनी के रजिस्ट्रार में भेजनी अति आवश्यक है। और यदि निजी कंपनी है तो निजी कंपनी की स्थिति में ऐसा करना जरूरी नहीं। नंबर 8, वैधानिक घोषणा, स्टैट्यूटरी डेक्लरेशन। कंपनी के समामेलन केस में एक वैधानिक घोषणा रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी होती है कि रजिस्ट्री के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी वैधानिक आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी की जा चुकी है। नेक्स्ट नंबर 4 स्टेप पर जो हमारा निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान करना होता है। पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, उपरोक्त प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी होता है। यह शुल्क कंपनी अधिनियम की धारा 611 के अनुसार होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जमा करवाना होता है। अगर रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन या रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी प्रलेखों के निरीक्षण और जांच करता है, जब वह संतुष्ट हो जाता है तो सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ पूरी कर ली गई है तो वह समामेलन का प्रमाण पत्र तथा एक कॉरपोरेट पहचान संख्या, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इशू कर देता है। एक सर्टिफिकेट वो दे देता है और सर्टिफिकेट जो परफॉर्मे हैं वो आपको दी गई जो इमेजेस हैं या पिक्स हैं उसमें आपको दिख रहे हैं। इसमें प्रारूप नंबर 1 पंजीकृत प्रमाण पत्र, ये भारत सरकार द्वारा जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए इशू होता है। और इसमें आप कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी सिन नंबर भी देख रहे हैं। ये कंपनी 2013-14 में रजिस्टर्ड हुई U74120UP, साथ ये पूरी आगे डिटेल दी गई है। इसका अर्थ है कि यह कंपनी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। इसी तरह से एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप देख रहे हैं। ये BTC प्रॉफिट नेटवर्क कंपनी है, उसका नंबर भी आगे दिया गया है और इसको रजिस्टर्ड करने वाले डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। प्यारे बच्चों, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके प्रभाव हैं कि कंपनी एक समामेलित संस्था बन जाती है। उसके बाद वो उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है जिसके बेस पर वो न्यायालय जा सकती है। वो एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और कंपनी का जो अस्तित्व वो स्थायी हो जाता है। इसके बाद पूंजी अभिदान यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एक निजी कंपनी अथवा सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो समामेलन के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। और अगर कोई अंश पूंजी वाली कंपनियां हैं तो उन्हें पूंजी अभिदान यानी कम से मिनिमम पूंजी अभिदान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाने के बाद ही उन्हें शुरू किया जा सकता है और उसके प्रोस्पेक्टस जारी होते हैं और उसके बाद कंपनी का जो बिजनेस है वो शुरू हो जाता है। एक निजी कंपनी समामेलन के तुरंत बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकती जब तक उसे व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। प्यारे बच्चों, जब न्यू कंपनी है तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। वो जब उसका रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है तो ओपनिंग सून ऐसी चीज़ें वो कंपनी लिख सकती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो अस्तित्व में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।